बिन्नी की लाल लाल सूजी आंखें, बिखरे से अस्त व्यस्त बाल देखकर कांता क्षण भर को चौंकी। इसकी हालत को क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मन की बात प्रश्न बनकर आंखों में आ जमी। क्या बात है बिन्नी, क्या हो गया तुम्हें? पर बिन्नी निरुत्तर सी खड़ी रही। फिर कपकपाते हाथों से अपनी चुन्नी से आंसू पोंछती हुई एकाएक सुबकती हुई फुर्ती से बाहर निकल गई। बिन्नी, ए बिन्नी, सुन तो, कांता ने आवाज़ दी। पर कांता की निरंतर पुकार पर भी नहीं रुकी वह। इसे क्या हुआ अचानक? इस तरह का व्यवहार तो कभी नहीं करती। बड़बड़ाती हुई कांता बेडरूम में पहुंची। बेडरूम से अटैच बाथरूम से तेज शावर की आवाज़ के साथ साथ कपिल के गुनगुनाहट से वो समझ गई कि कपिल नहा रहे हैं। पर एकाएक बिस्तर पर नज़र पड़ते ही जैसे वो जड़ हो गई। बिस्तर पर फैले कपिल के कपड़े और अस्त व्यस्त चादर की सिलवटें स्पष्ट इंगित कर रही थी कि यहाँ क्या घटित हुआ है। क्षण भर को कांता का शरीर इस अनपेक्षित दृश्य से मूर्त हो गया। हृदय मानो धड़कना भूल रहा हो जा था। तो क्या कपिल ने बिन्नी के साथ? नहीं नहीं, मुझे बिना जाने समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात पर भी सत्य परे होता है। मन को समझाती हुई वो बैठक में आ गई। वह सोफे पर निढाल सी बैठ गई। सुबह अचानक सिर दर्द और बदन में हरारत की वजह से कपिल बुखार सा महसूस कर रहे थे। दिन भर दवा खाकर आराम करूंगा आज तो, कपिल ने अलसाते हुए कहा। हालांकि कपिल की अस्वस्थता के कारण वो भी घर में रुकना चाहती थी, पर आज एक महत्वपूर्ण मुवक्किल की पेशी थी, इसलिए कपिल ने ही कांता को केस समझाकर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। कांता कचहरी के कामों को अपने असिस्टेंट को सौंपकर समय से 2 घंटे पूर्व ही कोर्ट से भागते दौड़ते घर पहुंची। अरे, आज तुम जल्दी कैसे आ गई? बाथरब लपेटे तौलिए से बाल सुखाते हुए कपिल ने बैठक में दाखिल होते हुए पूछा तो कांता की तंद्रा टूटी। बिन्नी को क्या हुआ? रोती हुई क्यों भागी? मेरे आवाज़ देने पर भी नहीं रुकी। कपिल के प्रश्न को अनसुना कर कांता ने प्रश्न किया। मैंने डांट दिया था उसे, ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही थी इसलिए। क्यों, क्या हुआ? तुम ज़्यादा सिर मत चढ़ाया करो उसे। नौकरानी को नौकरानी की तरह ही रखना चाहिए। कपिल अति सामान्य ढंग से बोल रहे थे। मैंने ना है कि न जाने क्या क्या सोच डाला। मन ही मन ग्लानि सी हो आई उसे। बुखार कैसा है तुम्हारा? कुछ खाया? क्षण भर की चुप्पी के बाद मन कुछ संयत हुआ तो कांता ने पूछा। हाँ, ठीक हूँ। बुखार उतरा तो पसीने से नहा गया था, इसलिए सोचा थोड़ा फ्रेश हो लूँ। नहा लिया तो अब कुछ हल्का सा महसूस हो रहा है। कपिल अब भी सामान्य रूप से बतिया रहे थे। कांता सोफे से उठकर बेडरूम में जाने को मुड़ी ही थी कि कपिल ने पीछे से आकर कांता को बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, मैडम, किचन से पहले 2 कप बढ़िया गर्मा गर्म चाय तो बना लाओ, एक साथ पियेंगे। कपिल की मनुहार पर कांता मुस्कुरा दी। सारा शोभ हंसी में घुलने लगा। ट्रे में 2 कप चाय लेकर कांता बेडरूम में पहुंची तो देखा बिस्तर पर नई स्वच्छ इस्त्री हुई चादर फैली हुई है। सलीके से तकिए जमे हुए हैं। पुराना चादर शायद कपिल ने निकालकर बाथरूम के टब में धोने के लिए डाल दिया था। पर क्यों? बिस्तर की चादर बदलना तो कपिल की आदतों में शुमार नहीं है। शायद वो नहीं जानते कि जब वो नहा रहे थे तब मैं बेडरूम का बेतरतीब नज़ारा पहले ही देख चुकी हूँ। आखिर कोई बात तो अवश्य है जो कपिल मुझसे छुपाना चाहते हैं। न जाने क्यों मन में भीतर ये बात समा गई। क्या बात है? कहाँ खो गई हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना? चाय की चुस्की लेते हुए कपिल ने पूछा। ठीक हूँ, बस यूं ही थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। चाय का कप मेज पर सरकाकर कांता आंखें मूंदे निढाल सी बिस्तर पर ढह गई। मन में उथल पुथल मची हुई थी। कपिल पर सीधा आक्षेप लगाना ठीक नहीं होगा। संभव है मैं ही गलत हूँ, तो अब क्या करूँ? अगले दिन 3 दिन तक बिन्नी नहीं आई। कपड़ों का ढेर लग गया था। इतवार को उसने सुबह से वॉशिंग मशीन लगा दी। कपड़े धोते धोते जब कांता ने वो चादर उठाई जो 4 दिन पूर्व कपिल ने धोने डाली थी, तो अकस्मात कांता का ध्यान उसमें फंसी कान की बाली पर अटक गया। सन्न रह गई वो। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रही। ये तो वही बाली है
जो पिछली दीपावली पर कांता ने स्वयं बिन्नी को लाकर दी थी। मतलब बिल्कुल साफ था। क्या पुरुष के लिए स्त्री का शरीर इतना महत्व रखता है कि उसे भोगने के लिए वो उम्र, ओहदा, रिश्तों का लिहाज, मान सम्मान जैसी नैतिकता की सारी हदें पार कर जाता है। बाहरी दुनिया में एक सभ्य, सुसंस्कृत, सम्राट नजर आने वाले हर पुरुष के भीतर क्या इसी तरह एक कुरूप, कलुषित, घृणित मानसिकता वाला चेहरा भी छुपा होता है? अवसर पाते ही जिसके आदिम पशु संस्कार जागृत हो जाते हैं। हफ्ते भर बाद आखिर बिन्नी काम पर आ गई। तब तक कांता भी चुप्पी साधे रही। पहले वो बिन्नी से सच जानना चाहती थी, वो भी आखिर वकील थी। बिन्नी आते ही चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। कांता ने सहज भाव से पूछा, छुट्टी क्यों की? तबीयत ठीक नहीं थी क्या? हाँ, एक संक्षिप्त उत्तर के साथ वो पुनः काम में जुट गई। जब काम निपटाकर बिन्नी जाने को हुई तो कांता ने उसे आवाज़ दी। वह कान की बाली आगे बढ़ाते हुए बोली, लो, तुम्हारी है ना? बिस्तर में मिली थी मुझे। कांता ने बिन्नी के चेहरे पर आंखें गड़ाकर देखा। बिन्नी का थरथराता शरीर, बंद होठ और डबडबाई आंखों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। कांता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिन्नी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? शायद मेरे डर से या अंकल जी के डर से, पर यकीन मानो, यदि सच कहोगी तो मैं न तुम्हें डांटूंगी न ही काम से हटाऊंगी, बल्कि हर संभव तुम्हारे हित में सही सोच सकूंगी और निर्णय कर सकूंगी। कांता की आत्मीयता की गर्माहट से बिन्नी पल भर में पिघल गई। कांता के कदमों में बैठ अपने घुटनों में सिर छुपाए वो सुबकने लगी। मन का गुबार हिचकियों में परिवर्तित हो गया। कांता ने उसे एक गिलास पानी देते हुए कहा, शांत हो जा बिन्नी, बता बात क्या है? बिन्नी रोते रोते सब कुछ बयां कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था वो चलचित्र मेरी आंखों के सामने ही चल रहा है। बिन्नी कमरे में झाड़ू निकाल रही थी। तभी कपिल उसे ललचाए नज़रों से देखने लगते हैं और फिर पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेते हैं। अचानक हुए इस बर्ताव से बिन्नी घबरा सी गई। वो कुछ समझे या बोले उससे पहले कपिल उसे बिस्तर पर धकेल देते हैं। तब बिन्नी के मुंह से निकलता है कि साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? कपिल उसका जवाब दिए बिना ही उसे दबोच देते हैं। अब बिन्नी के सवाल ने आंसुओं का रूप ले लिया। वो गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन कपिल के चेहरे ने एक बलात्कारी राक्षस का रूप ले रखा था जो बिन्नी को रोन डालता है। वही अनपेक्षित सत्य जिसे पिछले 8 दिनों से कांता सच झूठ की तुला पर मन ही मन तोल रही थी, आज वही सत्य उसके समक्ष नंगा नाच रहा था। ऐसा दुष्कृत्य करते हुए क्या कपिल को क्षण मात्र भी मेरा ख्याल नहीं आया होगा? नेहा का ख्याल नहीं आया होगा? आंटी जी, अंकल जी कह रहे थे यदि जुबान खोली तो तेरा और तेरी माँ का जीना मुश्किल कर दूंगा। वैसे भी तेरी बात पर यकीन कौन करेगा? बदनामी तेरी ही होगी। रोना कुछ शांत हुआ तो बिन्नी बोली, मैं करूंगी यकीन। अब स्वयं को और अंधेरे में नहीं ढकेलूंगी मैं। मन ही मन कुछ तय करते हुए कांता बुदबुदाई, तू चिंता मत कर बिन्नी, मैं सब संभाल लूंगी। बिन्नी को तो आश्वासन देकर कांता ने भेज दिया, पर स्वयं उसके मन में एक भयंकर चक्रवात आ चुका था। दोषी को सजा दिलवाती हूँ तो सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। कल को नेहा का ब्याह करना है, पर जुर्म होते देख चुप्पी साध लेना तो जुर्म करने से भी बदतर होता है। और फिर बिन्नी, कपिल के साथ साथ उसकी भी बदनामी नहीं होगी। कपिल किसी कार्य से शहर के बाहर गए थे। पूरी रात कांता के मन में अंतर्द्वंद चलता रहा। सुबह उठी तो सिर कुछ भारी था, पर मन हल्का हो चुका था। कपिल के आते ही उनसे उनका गुनाह कबूल करवाऊंगी। आंखों के सामने बिन्नी से क्षमा मांगने को कहूंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आएगी और क्षमा से गुनाह का भार भी कम हो जाएगा। कांता मन ही मन तय कर चुकी थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कांता की बात सुनकर ही कपिल उत्तेजित हो गए। कांता का आक्षेप सही था, लेकिन कलेजे पर वार कर गया था। परंतु दंभ उभर आया। 2 टके की लड़की के सामने माफी मांगू? अरे मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, जाने किस किस के साथ ऐश कर चुकी होंगी। इतनी भोली नहीं है वो
जितना तुम समझ रही हो। कपिल बौखलाकर बोले, हाँ कपिल, दोष तो मेरी समझ का ही है, तुम्हें भी मैं अब तक कहाँ समझ पाई थी। स्वर भर्रा गया कांता का। फिर किसी तरह पूरा मनोबल जुटाकर बोली, माना वो भोली नहीं है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि तुम्हें उसका फ़ायदा उठाने का अधिकार मिल गया। अपराध तो तुमसे हुआ है, फिर माफ़ी मांगने में हर्जी क्या है। कम से कम जिंदगी भर की आत्मग्लानि से मुक्ति तो पालेंगे हम, और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। वरना, ओह कांता, वरना क्या, और कैसी आत्मग्लानि, क्या बेकार की बातें करती हो। कपिल झल्लाकर बोले, मैंने कोई जानबूझकर या सोच समझकर नहीं किया ये सब। भावावेश में अपने आप पर काबू नहीं रख सका। बस बेवजह तूल देने की बजाय बेहतर होगा कि तुम भी इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। कल से बिन्नी की जगह कोई और लड़की रख लेना काम पर। वो रुखाई सी झाड़ते हुए अपने कमरे में चले गए। पर जीवन कहाँ रुकता है किसी के लिए। बिन्नी गई तो कोई और आ गई काम पर। दिन रात उसी डर्रे पर गुजरने लगे। बस फ़र्क था तो इतना कि कपिल व कांता के रिश्तों में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। वॉट, उस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि थाने पहुंच जाए रिपोर्ट दर्ज कराने। हाँ थानेदार, कौन है वो, पता करो। ठीक है, तुम फ़ोन कर देना थाने में। कपिल फ़ोन पर किसी से कह रहे थे। कांता समझ रही थी कि किस 2 टके की लड़की की बात हो रही है फ़ोन पर वो चुप रही हो। इस विषय पर उसने कपिल से बहस न करने की कसम खा ली थी। अगले दिन थाने से फ़ोन आया, पर कान कपिल की बातों पर ही लगे हुए थे। हाँ जानता हूँ, इनका अपना तो कोई स्टेटस होता नहीं है। नामी गिरामी लोगों पर कीचड़ उछालकर पैसे ऐंठना तो इनके खून में ही होता है। ओ नो, आई एम नॉट वरीड। जब तक आप हैं हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता। ओके इंस्पेक्टर, थैंक्स अगेन फॉर कोऑपरेशन। किसी दिन तशरीफ़ लाइए, हमें भी सेवा का मौका मिल जाएगा। हंसते हुए कपिल ने रिसीवर रखा तो अनायास ही उसकी नज़रें कांता से जा मिली, जो गहरी नज़रों से उन्हीं को देख रही थी। एक विद्रूप सी हंसी कपिल के चेहरे पर फैल गई। गर्दन झटक कर वो अपने कमरे में चले गए। वर्षों से कपिल के व्यक्तित्व के इंद्रधनुषी रंग ही तो देख पाई थी अब तक, पर यह काला रंग भी उन्हीं के व्यक्तित्व का हिस्सा है। जानकर मन घृणा से भर गया। 2 दिन बाद पता चला कि नारी मुक्ति संगठन की महिलाओं ने थाने पर धरना दिया है। बिन्नी की रिपोर्ट न दर्ज कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया था। थानेदार का फ़ोन आया। आई एम सॉरी मिस्टर कपिल, एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। ऊपर से आदेश था, रिपोर्ट दर्ज न करते तो सस्पेंशन हो जाता हमारा। कपिल ने रिसीवर रखा तो होश उड़े हुए थे। दिमाग में सन्नाटा छा गया था। वो पगली सी लड़की उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी, सोचकर मन में उथल पुथल मच गई। मुश्किल ये थी कि अपनी मानसिक दशा की बात वो किसी से भी नहीं कह सकते थे, कांता से भी नहीं। आगे क्या क्या होगा, सारी संभावना किसी चलचित्र सी मस्तिष्क में घूम गई। गिरफ्तारी, जमानत, फिर मुकदमा, लेकिन इस दौरान मान प्रतिष्ठा की जो छिछालेदार होगी उसका क्या लगा। पर मन का दम कुछ कम न हुआ। कोई ना कोई जुगाड़ में कर ही लूँगा। कहाँ तक जोर मारेगी लड़की, अदालत में देख लूँगा। नियति थी, पर अदालत में कपिल के ठीक सामने थी बिन्नी। एक उपेक्षा भरी नज़र कपिल ने बिन्नी पर डाली तो उसने नज़रें झुका ली, परंतु अगले ही क्षण केस फाइल लेकर कांता खड़ी हुई तो कपिल सन्न रह गए। हाल में कुछ क्षणों तक खुसर पुसर मची रही। उसने निसंकोच अपने मुवक्किल की पैरवी की। दृढ़ता के साथ कपिल के समक्ष प्रश्नों की छड़ियाँ लगा दी। कपिल की कुशाग्रता व वाक्पटुता के बावजूद कांता ने अपनी बात ढीली नहीं की। तर्क वितर्कों के बीच कुछ ही पलों में सत्य सामने उभर आया। न्यायाधीश महोदय ने कपिल को गुनहगार मानते हुए बलात्कार के आरोप में 5 वर्ष की कैद के साथ आर्थिक दंड भी दिया। बिन्नी कांता के चरणों में झुकी हुई है। आप न होती आंटी जी तो मैं वो सब कुछ कभी न कर पाती जो मैंने किया। कांता स्नेह से बिन्नी के सिर पर हाथ फेर रही थी। कपिल पर नज़र पड़ते ही
कांता चलकर उनके करीब आ गई। अपनी गलती सुधारने का और प्रायश्चित करने का एक मौका दिया था मैंने तुम्हें, परंतु बिन्नी से माफ़ी मांगने में तुम्हारा अहंकार आड़े आ गया, क्योंकि तुम्हारे लिए वो केवल 2 टके की लड़की थी। तो जो कल को हमारी नेहा किसी और के लिए 2 टके की लड़की बन जाए तो। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। अगर वीडियो में कोई कमी है या कोई सजेशन है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।